May I come in, sir? Welcome. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Very very good morning. कंफर्टेबल है? Yes, sir. ठीक। आप अपने बारे में बताइए। सर, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम राहुल भूषण है। मैं पटना कॉलेज से ज्योग्राफी में मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने ज्योग्राफी में ही पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फ़िलहाल मैं आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूं और मेरे रिसर्च का टॉपिक है सर फूड सिक्योरिटी फॉर अर्बन होमलेस स्पेशल एनालिसिस। ठीक है, वेरी गुड। तो अभी पीएचडी करके मैं सिविल सर्विस में अल्टीमेटली आना चाहते हैं आप? यस सर। ठीक है, फूड सिक्योरिटी आपका टॉपिक है, तो क्या क्या उसमें है ज़रा बताइए डिटेल में। सर, इसके 4 ऑब्जेक्टिव है सर पीएचडी के लिए। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है सर टू अंडरस्टैंड द स्पेशल पैटर्न की जो होमलेसनेस का जो स्पेशल पैटर्न है, किस तरीके से उनका क्लस्टरिंग डेवलप होता है, उसको समझने के लिए पहला ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है सर उनके फूड सिक्योरिटी के क्या स्टेटस है पटना में जो अर्बन होमलेस है, उसको समझना। थर्ड ऑब्जेक्टिव है सर कोपिंग मैकेनिज्म को समझना, जैसे जो एडवर्स सिचुएशंस होते हैं जैसे फ्लड है या अर्बन फ्लड के कंडीशंस अभी बढ़ते जा रहे हैं, या इवन कोविड-19 के टाइम पे भी जो होमलेस पॉपुलेशन थी उसको काफ़ी फूड सिक्योरिटी को लेके और फूड इश्यूज झेलने पड़े थे, तो उसको समझना एक थर्ड ऑब्जेक्टिव है सर। और फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज़ अबाउट कि क्या क्या इसमें इंटरवेंशंस हो सकते हैं, पॉलिसी इंटरवेंशंस, ताकि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। ओके, तो क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है अर्बन होमलेसनेस के लिए? सर, अर्बन होमलेसनेस के लिए पॉवर्टी एज अ मेन, अफोर्डेबिलिटी का सबसे बड़ा इशू है सर, बिकॉज जो माइग्रेशंस होते हैं तो माइग्रेंट जो यहाँ पे आते हैं तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जैसे कोविड के टाइम पे कुछ रिसर्च हुए थे सर, तो उसमें ये बताया गया था कि बहुत से लोग ट्रांजिशनल होमलेसनेस का भी शिकार होते हैं, कि वो होमलेसनेस नहीं होते, कम्प्लीटली होमलेस नहीं होते, बट कुछ टाइम के लिए जब उनको पैसे की तंगी आती है तो पहला चीज़ जो कोपिंग मैकेनिज्म उनका होता है तो वो होता है कि वो रेंट देना अवॉइड कर सकते हैं, तो वो फिर होमलेस हो जाते हैं। तो पहले तो पॉवर्टी और अफोर्डेबिलिटी की इशू है सर। सेकेंड इशू है सर अर्बन प्लानिंग का इशू है सर, कि कहाँ पे जो गरीब तबके के जो लोग हैं या जो सिटी मेकर्स भी कहा जाता है होमलेस को, कि वो कहाँ पे रहेंगे, क्योंकि वो सिटी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो उनके लिए अर्बन प्लानिंग में कोई जगह नहीं रहती है, तो ये कभी कभी प्रॉब्लम आती है, उसके चलते भी होमलेसनेस की समस्या। और ये एक वैश्विक समस्या है सर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी होमलेसनेस की समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है जैसे जैसे अर्बनाइजेशन। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि ये जो अर्बन प्लानिंग की आप बात कर रहे हैं और पर्टिकुलरली जैसे माइग्रेंट जो आते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और भी अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व है इसमें, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप किस तरीके से एक कंसेंट्रिक जोन थियरी को अप्लाई करेंगे? सर, कंसेंट्रिक जोन थ्योरी कहता है सर कि जो सीबीडी है, जो मेन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के आसपास जो होमलेस लोग हैं, क्योंकि वो कम्यूट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो अगर शहर के बाहर उनको रखा जाएगा तो वो शहर में वापस आने में उनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो जो कम्यूट में जो भाड़ा लगता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कॉस्ट होते हैं, उसको वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसके लिए उनको इसके आसपास शहर के जो मेन जो सेंट्रल जो कोर एरिया है शहर का, उसके आसपास ही उनको प्लान करके रख सकते हैं सर। लेकिन अगर आप उस कोर एरिया में इनको रखेंगे, जैसे आप अगर कंसेंट्रिक जोन थियरी के हिसाब से अगर आप दूर नहीं रखेंगे तो और भी अदर प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ेगा। जैसे एक तो यह है कि घेटोइजेशन हो सकता है, स्लम्स डेवलप कर सकता है और क्राइम रेट भी बढ़ सकता है, प्लस आपके जो डेंसिटी है सीबीडी का वो भी बढ़ेगा, तो वो भी एक जो बेसिक एमिनिटीज़ है जैसे वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसका भी सप्लाई में प्रॉब्लम आएगा। तो कैसे, मतलब क्या कोई स्पेसिफिक कोई प्लान आपके माइंड में आ रहा है कि क्या करना पड़ेगा हमें? सर, जैसे अभी अगर मुंबई महाराष्ट्र का एग्जांपल ले सर, तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो स्लम है धारावी स्लम, तो धारावी स्लम के रीडेवलपमेंट की बात कर रही है गवर्नमेंट, जहाँ पे उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा और जो फैसिलिटीज़ हैं उनको दे के, मतलब जो स्लम्स या अर्बन होमलेस जो लोग हैं उनको फैसिलिटी, इवन बिहार सरकार का भी एक स्कीम है सर शेल्टरिंग द अर्बन होमलेस, तो उसमें भी शेल्टर हाउसेज बना रही है गवर्नमेंट शहर के आसपास के एरियाज़ में, जहाँ से उनको अफोर्डेबल वे में शहर के जो काम काज है उस जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर पाए और उनको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी ज़्यादा ना देने पड़े।
तो इस तरीके से प्लानिंग करके इस समस्या को काफ़ी हद तक निजात पाया जा सकता है सर। और प्रधानमंत्री अर्बन आवास योजना भी इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है सर। अच्छा, एक और जैसे पहले था पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज़ इन रूरल एरियाज, यस सर। इसी हिसाब से अगर हम देखें, एक रूरल एरिया के लिए भी इसी टाइप का एक शुरू हुआ है, लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पूरा को न्यू तरीके से रिवैम्प किया गया है, बता सकते हैं? नॉट फॉर अर्बन एरिया, दैट इज़ फॉर रूरल एरिया। सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू आइडिया नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, जैसे आप अभी बता रहे थे कि पॉवर्टी इज़ अ फैक्टर, है ना? तो पॉवर्टी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? पॉवर्टी सर डिप्रीवेशन है। जैसे अभी नीति आयोग एक मल्टीपल डिप्रीवेशन इंडेक्स के हिसाब से पॉवर्टी को गेज कर रही है। तो एक तो पॉवर्टी नापने का तरीका सर है हमारा जो हम मंथली इनकम के हिसाब से भी पॉवर्टी को करते थे पहले, बीपीएल जो कॉन्सेप्ट था। पर हालांकि अभी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात हो रही है नीति आयोग के थ्रू। तो उसमें हेल्थ को लेके उनके क्या क्या एक्सेसिबिलिटी है, फूड को लेके क्या एक्सेसिबिलिटी है, और उनका मंथली इनकम, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है सर। तो इन इंडिकेटर्स पे जहाँ पे वो कंप्लीटली वो अपनी चीज़ों को जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं उसको अगर वो नहीं एक्सेस कर पाते हैं, अगर उनको वो अपॉर्चुनिटी और एक्सेस नहीं मिल पाता है, सो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज पॉवर्टी सर। अच्छा, ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसमें क्या कोई साइकोलॉजिकल डायमेंशन को भी ऐड किया है क्या? ओनली इकोनॉमिक एंड फिजिकल जो एस्पेक्ट्स है उसे ऐड किया है? साइकोलॉजिकल, मेरा कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से जितने भी पैरामीटर्स है उसके हिसाब से मिस्टर एक्स जो है वो फुलफिल करते हैं, मतलब ही इज़ नॉट पुअर, बट वो किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं और उसको जो है कुएं में से पानी निकालने नहीं दिया जाता है, या उनको गांव में अलग रखा जाता है क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं। क्या वो इंसान पुअर है क्योंकि ही इज़ नॉट बीइंग एबल टू गेट एक्सेस टू द बेसिक कम्युनिटीज़? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से नहीं है, बट सोशल एक्सेसिबिलिटी जिसका हम बोलते हैं, क्या वो इंसान पुअर है? सर सोशल एक्सेप्टेबिलिटी या सोशल एक्सक्लूजन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। नहीं, मतलब ये क्या पॉवर्टी के उसमें आएगा सर, एम्बिट में आएगा, सोशल या साइकोलॉजिकल कोई भी डायमेंशन? सर ये सोशल इनइक्वालिटी का इशू है और इस पे बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। जैसे नहीं, ये पुअर क्यों नहीं है? ये पॉवर्टी में क्यों नहीं रखा जाता है? सिर्फ इकोनॉमिक जो गुड्स हैं उसी को हम लोग एक्सेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों देखते हैं पॉवर्टी को? सर पॉवर्टी सिर्फ इकोनॉमिक पे नहीं है सर, हेल्थ इंडेक्स भी है, नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन सोशल एंड साइकोलॉजिकल डायमेंशन को क्यों नहीं ऐड करते हैं पॉवर्टी में? सर कर सकते हैं सोशल एंड साइकोलॉजिकल डायमेंशन को भी। तो अगर सोशल एंड साइकोलॉजिकल डायमेंशन को ऐड करेंगे तो आपके हिसाब से इंडिया का आज के डेट में पॉवर्टी रेट क्या होगा? कितने लोग पॉवर्टी के अंडर हैं, नीचे हैं? सर ये तो ऐसे मतलब अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल होगा सर, क्योंकि इसके लिए एक बेसिक डेटा की ज़रूरत होगा और सर्वे का ज़रूरत होगा, उसके बाद ही इसके बारे में कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं सर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, क्यों ऐसा कौन सा लॉजिक है जिसके वजह से हम लोग सोशल एंड साइकोलॉजिकल जो डायमेंशंस है उसको हम ऐड नहीं कर रहे हैं आज के डेट में? सर ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में सोशल और साइकोलॉजिकल डायमेंशन को भी ऐड करते हैं, हालांकि उसको समझना थोड़ा मुश्किल है और उसको क्वांटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, तो पॉलिसी प्रोसेस में उससे समस्या उत्पन्न होगी। मे बी एक रीज़न हो सकता है सर कि उसको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है पॉवर्टी इंडेक्स को डेवलप करने के लिए। ओके, थैंक यू सर। अभी सर से बात हो रही थी तो आपने कहा कि जो लेबर्स हैं, जो डेली कम्यूटर्स हैं, सिटी के बाहर से आकर के सिटी में काम करते, उनको सिटी में बसा दिया जाए ताकि उनका जो आने जाने का टाइम भी बचेगा और जो चार्जेस आने जाने में खर्च होते हैं वो भी बचेंगे उनके। लेकिन एक मेरे अंडरस्टैंडिंग एक समस्या है उनके साथ कि जो सिटी के खर्चे होते हैं मेन सिटी के, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जो आपको यहाँ पर मेन सिटी में थाली 200 रुपये की मिलेगी, आप सिटी के बाहर चले जाइए तो 30 रुपये में ठेले पर खाना मिल जाएगा। तो क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे? उनकी जितनी इनकम है वो मेन सिटी में रहना, सिटी के एकदम कोर एरिया में रहना, जहाँ पर इतना प्राइस हाई होता है,
चाहे वो कपड़े को लेकर के, वह जो भी नीड्स होती हैं उसको वो अफोर्ड कर पाएंगे अगर उनको रख भी दे तो। सर अभी जैसे एक पोर्टेबिलिटी स्कीम आया है राशन कार्ड को लेके, पोर्टेबिलिटी स्कीम की जो माइग्रेंट लोग राशन कार्ड, कपड़े तो नहीं मिलेंगे ना, सब्जियां तो नहीं मिलेंगी ना, लेकिन आदमी तो कपड़ा पहनेगा, सब्जी खाएगा। केवल गेहूं और चावल से तो सरवाइव करेगा नहीं, चाय पिएगा। शहर में चाय 20 रुपए की है, गांव में चाय 5 रुपए की है। शहर के बाहर ही, पटना के बाहर ही चले जाए हम तो चाय कितने की है? 7 रुपए की, 10 रुपए की है। यहाँ पटना में वही चाय पिए तो कितने की है? 20 रुपए की है। तो क्या वो गरीब आदमी उसको अफोर्ड कर पाएगा? सर जो कॉस्ट ऑफ कम्यूशन आएगा, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएंगे और यहाँ पे जो कॉस्ट लिविंग कॉस्ट जो इंक्रीज होगा सर, उसको कंपेंसेट किया जा सकता है उस जो बाकी जो कॉस्ट आएंगे सर उसके थ्रू। जैसे जो वहाँ से आने में जाने में जो खर्च होता है। और ट्रक यहाँ कल्चर के बारे में कभी इतिहास में आपने पढ़ा है? ट्रक कल्चर के बारे में यस सर, क्या था? जहाँ तक मैं विशेषकर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में। सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट, मैं अभी रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, नहीं बता दे रहा हूँ। ट्रक कल्चर का मतलब था कि ट्रकों में भर भर के लेबर जो थे, जो रिमोट एरियाज थे, वहाँ से शहर में सुबह काम करने के लिए तो शाम को उसी ट्रक में भर करके चले जाते थे। तो ट्रक में आने से उनको फ़ायदा ये होता है कि वो स्टैंड खड़े होकर के आते हैं, उसका फेयर बहुत कम होता है, तो वो इजीली उसको अफोर्ड कर लेते हैं। वो बस से नहीं आते हैं, या अच्छी जो मतलब जो पैसेंजर्स सर्विसेज होती है उससे नहीं आते हैं, वो ट्रक में आते हैं। एक साथ 50 लोग 100 लोग ट्रक में खड़े हो सकते हैं, चले आते हैं, काम करते हैं, शाम को चले जाते हैं। तो उनका वहाँ पर जो चार्जेस होते हैं बहुत मिनिमम होते हैं। उनको मतलब एक तरह से उस समय कहा जाता था कि इनको जानवरों की तरह ट्रकों में भर के लाया जाता था। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम जब उनको वहाँ पर सेटलमेंट की बात करेंगे तो उनको हम देखें कि क्या वो उस जगह की जो एक्सपेंडिचर है उसको मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये मेरा एक ओपिनियन था। ठीक है, चलिए आपकी ज्योग्राफी से हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन की बात होने लगी है। क्या सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन, और इसमें क्या नई चीज़ें शामिल की जानी चाहिए? सर सेकेंड जो फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन से जो फीडबैक मिला था, जो इश्यूज आए थे कि मोनोक्रॉपिंग, मोनोकल्चर का एक समस्या हुआ था, जिसके चलते पंजाब में वाटर टेबल नीचे जा रहा था और बहुत ज़्यादा मैन्योर का जो केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हुआ था उसके चलते समस्या हुई थी। और एक वर्टिकल ग्रोथ की समस्या हुई थी कि कुछ ही जगहों पे वो ग्रोथ कॉन्सेंट्रेटेड रह गया था, जैसे पंजाब हरियाणा रीजन में। तो जो सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन है सर, उसमें और भी फूड क्रॉप्स को शामिल करने की कोशिश की जा रही है सर, और इसको डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है ताकि भारत के जो और भी एरियाज़ थे, जैसे बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा वगैरह, जो पीछे रह गए थे, पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन का लाभ नहीं ले पाए थे, वहाँ पे ये लाभ पहुँचे और एक डिसेंट्रलाइज और एक एवर ग्रीनिंग फॉर्म में ग्रीन रिवॉल्यूशन को रिकॉन्सेप्चुलाइज किया जा रहा है सर। अच्छा, जितनी भी बातें बताई हैं आपने, आई थिंक इन बातों को लेकर के बिहार सरकार ने एग्रीकल्चरल रोड मैप 4 बनाया हुआ है, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो उसके कुछ फीचर्स बता सकते हैं क्या? सर एग्रीकल्चर रोड मैप में डाइवर्सिफिकेशन की बात हुई है सर, ऑल्टरनेट इनकम डेवलप करने की बात हुई है फार्मर्स के लिए, और बिहार को किस तरीके से फूड सफिशिएंट और जो ऐसे और मिलेट्स के ऊपर जो एक विशेष तौर पे उस पर ध्यान दिया जा रहा है सर। ये और क्लाइमेट से बचाने के लिए, फसलों को क्लाइमेट से बचाने के लिए, किसानों को बचाने के लिए भी कुछ उपाय हैं क्या? सॉरी सर, मैं अभी सोच नहीं पा रहा, रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा। अच्छा, इसमें एक और बात की गई कि सीड हब बनाने की बात की गई है, कुछ इसके रिगार्डिंग आपको जानकारी है? और इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स भी उठाया बिहार में। सीड हब्स मैं क्लियर नहीं हूँ सर, पर मैं गेस कर सकता हूँ। हाँ बताइए। सीड हब सर बेसिकली कुछ जो सीड्स हैं, जो एक तो राष्ट्रीय कृषि परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत है कि जो ओरिजिनल सीड्स हैं, जो इंडिजिनस सीड्स हैं, उनको बचा के रखने की बात होती है, और दूसरी होती है कि जो हाई एल्ड वेराइटीज़ जो होते हैं उनको डेवलप करने की बात होती है। तो इस कुछ क्लस्टर्स के रूप में सीड हब्स को डेवलप करके वहाँ से फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सर, हाँ, जो बाकी जो अगल बगल के जो एरियाज़ हैं। बिहार बायोफ्यूल्स प्रोडक्शन एंड प्रमोशन पॉलिसी आई है,
अभी रिसेंटली आई है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? सर बायोफ्यूल प्रोडक्शन पॉलिसी ये क्लाइमेट जो बिहार का एक क्लाइमेट प्लेस है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये है सर, ताकि पोल्यूशन की समस्या को कम किया जा सके और कार्बन इमिशन की समस्या को कम किया जा सके। इसके तहत एथेनॉल प्लांट्स डेवलप किए जा रहे हैं बिहार में कई जगहों पे। अच्छा यस सर। अच्छा, बिहार में अभी हमने पिछले साल देखा था कि टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए भी सरकार ने बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी लेकर के आई है। उसके क्या फीचर्स थे? उसकी फीचर्स सर सर मैं क्लियर नहीं हूँ, क्या मैं गेस कर सकता हूँ? हाँ। सर एक तो था कि सब्सिडी प्रोवाइड करना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, फिर इजी लोन्स प्रोवाइड करना, फिर एक प्लग एंड प्ले का कॉन्सेप्ट आया था कि ताकि मतलब जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं जो स्टार्टअप के तरफ हैं उनको वो सुविधा दी जा सके ताकि वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस उनको मिल सके सर। और लैंड बैंक का भी एक स्कीम था सर कि बिहार में जैसे बहुत सारे एरियाज़ को एक लैंड बैंक के रूप में डेवलप किया जा रहा है ताकि कहाँ पे इंडस्ट्रीज लग सकते हैं उसके बारे में उनको पता चल। अच्छा, अभी बिहार निवेशक शिखर सम्मेलन हुआ, Yes. अभी जस्ट रिसेंटली हुआ है, तो ये हमने एक तरह से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो साइन कर ली, इसको अभी भी धरातल पर उतारने में क्या क्या चुनौतियां आप देखते हैं? सर बिहार में अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें सर तो कुछ समस्याएं जो रही हैं वो सबसे पहली समस्या रही है सर इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो कंटिन्यूअस पावर सप्लाई की समस्या रही है सर। लास्ट माइल कनेक्टिविटी का इशू रहा है सर कि जो कि बजट में भी इस बार के जो केंद्रीय बजट थी उसमें भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात की जा रही है ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को डिसेंट्रलाइज किया जा सके। तो और इन्वेस्टमेंट की समस्या है सर, इन्वेस्टमेंट को कितना वहाँ से कॉन्क्रिटाइज हो पाता है, कितना वहाँ से आ पाता है, वो भी एक समस्या रही है सर। तो इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट के लिए तो अभी जो हमारा शिखर सम्मेलन हुआ था बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट का, बिहार निवेशक शिखर सम्मेलन, तो उसमें तो वो तैयार हैं बिहार में निवेश करने के लिए और एक अच्छा खासा अमाउंट है, तो वो तो तैयार है, लेकिन हम क्यों नहीं उनकी जो तैयारी है उनकी वो आना चाहते हैं और हम क्यों नहीं उनको बुला पा रहे हैं? हमारे अंदर क्या कमियां हैं? सर इसमें अभी कुछ सालों में काफ़ी विकास देखने को मिला है सर। जैसे एथेनॉल प्लांट बिहार में लगाए गए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हुए हैं और इस बार भी लगभग 50,000 करोड़ के आसपास का MOU साइन किया है बिहार सरकार ने। परंतु कुछ जो समस्याएं रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या रही है सर, कंटिन्यूअस पावर सप्लाई की समस्या रही है सर और एक स्किल डेवलपमेंट की भी समस्या रही है सर। तो ये तीनों समस्याओं को, हालांकि इन तीनों समस्याओं पे काम किया जा रहा है सर और भविष्य में स्थिति बेहतर होगी सर, ऐसा लगता है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से। आप बिहार पुलिस सर्विस आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो आप मुझे ये बताइए कि बिहार के सामने, बिहार पुलिस के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं? बिहार पुलिस के सामने अगर मौजूदा हालात में चुनौतियों की बात करें सर तो क्राइम रेट का एक इशू है, लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट का इशू है और साइबर जो क्राइम, जो नए जो न्यू तरीके के क्राइम्स आ रहे हैं सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके या डीप फेक्स का यूज करके, तो उसके लिए ट्रेनिंग और उसके लिए पर्सनल डेवलपमेंट की समस्या है सर बिहार पुलिस के सामने फिलहाल। और कुछ जो अभी छूट रहा है, बहुत बड़ी चीज़ है वो? सॉरी सर, मैं अभी सोच नहीं पा रहा हूँ। बिहार का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसका ओपन होना भी कुछ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या? यस सर, पोरस बॉर्डर जो है तो वहाँ पे एक मैनेजमेंट एक समस्या रही है सर बिहार के लिए। अच्छा, तो अगर इन समस्याओं का समाधान करना हो तो क्या रास्ता निकाला जाए? इन समस्याओं के समाधान के लिए सर कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं, जैसे कि जो पर्सनल मैनेजमेंट है, जैसे बिहार सरकार ने अभी साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना की बात की है, तो वो जो नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस हैं पुलिस के सामने उसको क्लियर करने में आसानी होगी। फिर नए टेक्नोलॉजी का यूज करके, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया लिकर प्रोहिबिशन के लिए, और बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए भी ड्रोन टेक्नोलॉजी या GIS और रिमोट सेंसिंग जैसे टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके सर इसको बेहतर बनाया जा सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। राव, डिजर्टिफिकेशन क्या है? सर
किसी भी स्थल का डेजर्ट के रूप में कन्वर्ट होने की जो प्रक्रिया होती है सर, दैट इज़ डेजर्टिफिकेशन। लैंड डिग्रेडेशन क्या है? लैंड डिग्रेडेशन सर उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो सॉइल के जो क्वालिटीज़ हैं, उस क्वालिटीज़ में जो अनरिक्वायर्ड चेंजेस आते हैं सर, दैट इज़ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन कब या फिर से आते हैं, दोनों टर्म्स में डिफरेंस कहाँ पे है? सर लैंड डिग्रेडेशन कहीं दोनों पे में ही प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, Yes, ठीक sir. है, फिर डिफरेंस कहाँ पे है? सर लैंड डिग्रेडेशन एक ब्रॉडर टर्म है जो कहीं भी हो सकता है, जैसे कि शहरों में भी जो कचरा फेंका जाता है, जो सॉलिड वेस्ट फेंका जाता है, तो उसके चलते भी लैंड डिग्रेडेशन की समस्या आ सकती है। परंतु डेजर्टिफिकेशन एक समस्या है जहाँ पे लैंड अपना फर्टिलिटी भी लूज करता है और लैंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सर, वो चेंज होते हैं, वो डेजर्ट के रूप में कन्वर्ट होना शुरू होता है। पर लैंड डिग्रेडेशन में ज़रूरी नहीं है कि उसका डेजर्टिफिकेशन हो। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में कौन कौन से वो इंटरवेंशंस हैं? एक एक मेजर इंटरवेंशन है जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन होगा और इसके कारण डेजर्टिफिकेशन होगा। कौन सा इंटरवेंशन है जिसके कारण डेजर्टिफिकेशन होगा और वो कौन सा इंटरवेंशन है जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है? लैंड डिग्रेडेशन के लिए तो बहुत से कारक हैं सर, जैसे कि फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने के चलते, केमिकल फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल के चलते भी लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, या इरोजन के चलते जो सीट इरोजन होता है तो ऊपरी जो फर्टाइल लेयर चला जाता है, उसके चलते भी लैंड डिग्रेडेशन होता है सर। और डेजर्टिफिकेशन की समस्या सर, जहाँ पे जैसे भारत के पश्चिमी क्षेत्र में है, अरावली के उस तरफ है सर, तो वो कहीं ना कहीं वो आगे की तरफ डेजर्ट खुद को डेवलप करता है, डेजर्ट खुद को आगे की तरफ बढ़ाता है सैंड ड्यून्स के सहायता से। तो उस चीज़ को वहाँ पे सर पेड़ वगैरह लगा के या बाड़ लगा के उसको रोका जा सकता है। और पंजाब के कॉन्टेक्स्ट रोकने का नहीं, फैक्टर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे एक इंटरवेंशन आपने बोला कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है उसके कारण डिग्रेडेशन ज़्यादा हो रहा है। लाइकवाइज डेजर्टिफिकेशन के लिए कौन सा इंटरवेंशन है? क्या वहाँ भी ह्यूमन इंटरवेंशन ही है जो कि डेजर्टिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ह्यूमन इंटरवेंशन भी है सर, और नेचुरल रीजन के चलते भी। फॉर एग्जांपल नेचुरल क्या है? नेचुरल सर सैंड ड्यून्स, जो खुद को आगे की तरफ सैंड ड्यून्स मूव करता है, तो उसके एरियाज़ में जो भी लैंड आता है वो धीरे धीरे डेजर्टिफाई होते जाता है। और ह्यूमन इंटरवेंशन की बात करें सर, तो जो पंजाब में समस्या देखी गई सर, एक्सेस एक्सट्रैक्शन ऑफ जो ग्राउंड वाटर होता है, उससे भी डेजर्टिफिकेशन। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्वेंशन है, क्या है वो कॉन्वेंशन? यूनाइटेड नेशन UNCCD है सर, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। कब आया था? 1992 में सर। 1990? आई एम नॉट श्योर सर, बट 1992। अच्छा, रिसेंटली इंडिया में इसका कॉप हुआ है? यस सर, न्यू दिल्ली में। कब? मैं ईयर याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। ठीक है, रिसेंटली हमने आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? सर ये भारत का पहला सोलर यान है जो कि सूर्य की सतह पे और कोरोना स्फीयर को समझने में मदद करेगा। इसको हमने L1 जो लैग्रेंजियन पॉइंट होता है सर, वहाँ पे इसको वो किया गया। क्या होते हैं लैग्रेंज पॉइंट्स? सर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। और ये जो L1 नेमिंग किया गया है, ये L1 क्या है? L1 सर वही लैग्रेंजियन पॉइंट है सर। हाँ, कुछ पॉइंट्स होते हैं सर स्पेस में, L1 L2 इस तरीके से करके, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जिस पॉइंट पे है उसको L1 कहा गया सर। है ना, और उन पॉइंट्स का क्या रेलिवेंस है ये आप अभी नहीं रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ सर। ठीक है, ये बता सकते हैं कि L1 पे पॉइंट पे रखने के सबसे बड़े बेनिफिट्स क्या होंगे हमारे इस मिशन में? सॉरी सर, अभी मैं रिकलेक्ट नहीं। ठीक है, रिसेंटली रेड सी में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, क्या हैं वो इश्यूज? सर वहाँ पे जो हूदी रेबल्स हैं वो अटैक करना शुरू करें इन सॉलिडारिटी विथ जो हमास और इजराइल की जो स्थिति है, जो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है। कौन है हूतीज़? हूदीज सर एक यमन में एक रिवॉल्यूशन, एक रेबल ग्रुप है सर। यमन में एक रेबल ग्रुप है सर।
ओके, तो क्या कर रहे हैं वो? सर जो चोक पॉइंट है बबल मंदेव उसको वो चोक करने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि स्ट्रेटजिक इम्पॉर्टेंस है उसका, क्योंकि वहाँ से लगभग 12% ग्लोबल ट्रेड होता है, तो उसको वो टारगेट करने का कोशिश करें ताकि एक ऐसी स्थिति बनाई जा सके जहाँ पे हमास के लिए एक बेहतर स्थिति बनाई जा सके। हमास को एक प्रेशर टेक्निक के रूप में यूज कर रहे हैं सर। ठीक है, तो अगर वो जो भी उनका मिशन है उसमें सक्सेस हो गए तो वर्ल्ड इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा उसका? सर वर्ल्ड इकोनॉमी पे बहुत इम्पैक्ट होगा सर, क्योंकि वहाँ पे ऑयल रीजन है मेनली, वर्ल्ड का ऑयल कैपिटल है। कौन सा वो रूट है वर्ल्ड का जो ब्लॉक हो जाएगा? बबल मंदेव, स्वेज कैनाल विल बी ब्लॉक्ड सर। स्वेज कैनाल विल बी ब्लॉक्ड। फिर बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने वेसल्स को अब उस रूट से डाइवर्ट कर दिया है, तो अब वो अगर उन्हें एशिया में आना है, साउथ एशिया में आना है, तो कौन सा रूट ले रहे हैं वो? सर वो केप ऑफ गुड होप का जो अफ्रीका के निचली एरिया में है, वहाँ से जो पुराना रूट था सर उसको। इम्पैक्ट क्या आएगा अगर स्वेज कैनाल रूट चोक हो गया और केप ऑफ गुड होप रूट लेना पड़ेगा, तो इम्पैक्ट क्या आएगा? सर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा ट्रेड का, इससे ट्रेड पे इफेक्ट होगा, ट्रेड कॉस्टली हो जाएगा, तो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट दोनों में असर पड़ेंगे, तो उससे इन्फ्लेशन की समस्या होगी, और जो ग्लोबल सप्लाई चेन है सर वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होगा। किन कंट्रीज़ को ज़्यादा लॉस होगा स्वेज कैनाल ब्लॉक होने से? स्वेज कैनाल ब्लॉक होने से सर यूरोप और एशिया का जो साउथ एशिया का जो ट्रेड है वो प्रभावित होगा सर्वाधिक सर। और एक्चुअली ये जो स्वेज कैनाल है ये है कहाँ पे? ये जो नाम है स्वेज, ये क्यों है? सॉरी सर, मैं कौन सी कंट्री के सबसे नज़दीक है ये? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ इजिप्ट। इजिप्ट है ना? Yes, तो sir. उन्हें लॉस हो सकता है अगर ये ट्रेड रूट ब्लॉक हो गया तो। यस सर। ठीक है, इंडिया का रिस्पांस क्या है? बिकॉज हमारे भी वेसल्स को अटैक किया गया है, Yes, sir. तो लेटेस्ट रिस्पांस जो इंडिया ने किया है क्या किया है? सर इंडिया का रिस्पांस टेररिज्म और इस तरीके के अटैक पे हमेशा से यही रहा है कि एक नहीं, इस इशू पे आते हैं। इस इशू पे जो इंडिया ने मैरीटाइम सिक्योरिटी का जो ये इशू बन गया है, तो उसमें हमारा रिस्पांस का क्या है? सर इंडिया का रिस्पांस यही है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पे एक रूल बेस्ड ऑर्डर क्या किया है हमने? कोई एक्शंस लिए हैं अभी तक? यस सर, जो कोस्ट गार्ड है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, वो वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो वहाँ पे जो शिप्स हैं, जो ट्रेड शिप्स हैं उनको, जो रिसेंटली एक केम प्लूटो पे भी अटैक हुआ था, ड्रोन अटैक, तो उसके बाद इंडियन नेवी ने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने उनको फिर वो किया था सर। कुछ जो हमारे INS वेसल्स हैं उनको हमने डिप्लॉय किया है वहाँ पे। यस सर। कौन कौन से? मैं नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ सर, सॉरी। ओके सर, थैंक यू। कब है आपका इंटरव्यू? सर 10 को 10 जनवरी। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? यस सर। मतलब इससे पहले BPSC आपने नहीं दिया है? BPSC दिया था सर 2-3 बार, परंतु पहले मई प्रीलिम्स नहीं हुआ था, एक बार और हुआ था मेंस, पर मैं मेंस नहीं दे पाया था सर। अच्छा, प्रीलिम्स हो गया था लेकिन मेंस नहीं दे नहीं दे पाए, पाए। क्यों? सर तबीयत नहीं ठीक था तो इसके चलते नहीं दे पाए थे इस बार आपका अच्छा गया है मेंस? साहब। नहीं, वेरी गुड कैंडिडेट, वेरी गुड कैंडिडेट है ना, बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ इन प्लेस है ना, नथिंग टू वरी अबाउट। आप कम्युनिकेट कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू रख पाते हैं, ठीक है ना, मतलब इंटरव्यू पैरामीटर्स का पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चाहिए वो है ना। ऑफ कोर्स नॉलेज में तो 19-20 होता ही है ना, वो तो आप जितना पढ़ेंगे उतना ही अच्छा है। करंट अफेयर्स और आपने अच्छा किया है कि अपना जो हाँ PhD का जो टॉपिक है वो आपने शेयर किया है, क्योंकि दिस इज़ हाउ यू शुड टेक द इंटरव्यू टू योर स्ट्रेंथ, है ना, और ठीक ठाक नॉलेज है। तो आई होप कि आप जब जाएंगे वहाँ पर भी, जब अगर इंट्रोड्यूस करने के लिए बोले तो इंट्रोडक्शन के लास्ट में आप ये ज़रूर बताना आपका टॉपिक, और उसके ऊपर अच्छा खासा तैयारी करके जाना आप, जितना हो सके, क्योंकि वो ऐसा टॉपिक है कि एवरीबडी कैन आस्क यू क्वेश्चंस एंड दे विल आस्क यू क्वेश्चंस, और उससे आपका स्कोर भी बढ़ेगा, ठीक है। नेम आप जो है वो मेंशन मत करना, जैसे आपने बोला ना कि जैसे कि आप जानते हैं, शायद वो लोग जानते नहीं हैं नेम में, क्योंकि कोड देते हैं उनको, कोड दिया जाता है,
तो वो आप मेंशन मत करना। नेम, डिस्ट्रिक्ट, कास्ट, रिलीजन ये मेंशन मत करना, अदरवाइज ठीक है। सर इंट्रो में जब इंट्रोड्यूस करने बोलेंगे तो बिना नाम के इंट्रोड्यूस करना बिना नाम, डिस्ट्रिक्ट और ये सब मतलब मेंशन नहीं करना इंट्रोडक्शन में। ओके सर। ठीक है, ठीक है ना, ठीक। थैंक यू सर। फूड सिक्योरिटी है आपका, तो उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज़ चल रही हैं, फूड सिक्योरिटी एक्ट है या गवर्नमेंट की और भी, उस पर अच्छे से आप अगर होल्ड कर लेते हैं तो एडेड एडवांटेज है आपके लिए वो, है ना, जो आज भी हुआ है। यस सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।